मित्रों नमस्कार। अब 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूँका जा चुका है और भारत अभी एक ऐसे संकट से गुज़र रहा है कि इस समय में इन चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है भारत के भविष्य को लेकर। क्योंकि अब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर है और 2026, 2027 अब मानकर चलें कि युद्ध में पूरी दुनिया प्रवेश करने वाली है। ऐसे समय में यदि भारत एक रहेगा तो भारत सेफ रहेगा और भारत में यदि कहीं कोई नेगेटिव स्थिति बनेगी तो भारत उसमें टूटेगा और भारत के लिए बहुत बुरी स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। और वैसे भी गृह योग बता रहे हैं कि अब आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा समय इस देश के लिए नहीं है। हालांकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए बहुत अच्छा समय है और जब युद्ध होता है तो फिर किसी को गिन गिन कर ना बताया जा सकता कौन बचेगा और कौन मरेगा। लेकिन जहाँ संगठन होता है, एकात्मकता होती है, एकरूपता होती है, एक पार्टी अच्छी पोजीशन पर होती है, तो इन सब जो घटनाएं घटती हैं उन सब घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसमें निर्णायक क्षमता हम लेने में समर्थ होते हैं। और यही स्थिति 5 राज्यों की भी बनती है और मुझे लग रहा है कि 2026 के ये जो 5 राज्य हैं और मैक्सिमम मान के चलें 27 और 27 के बाद तो मुझे चुनाव के आसार दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उस समय में स्थिति कुछ और होने वाली है। उसकी मैं चर्चा आपसे अलग वीडियो में करूँगा। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं इन चुनावों में महत्वपूर्ण तारीखें हैं। एक तो 9 अप्रैल है, 23 अप्रैल है, 29 अप्रैल है और साथ में जो परिणाम आएंगे वो आएंगे 4 मई को। और इन समय में ग्रहों की क्या स्थिति बनने वाली है और इस समय में देश की क्या स्थिति होगी और यहाँ कौन सी कैसी सरकारों की स्थिति ग्रह योग से बनती हुई दिखाई देती है, उनकी मैं आपसे यहाँ चर्चा करूँगा। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि 9 अप्रैल को जहाँ चुनाव होने वाले हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी। तो 9 अप्रैल के चुनाव में मीन लग्न है, सूर्य मंगल शनि लग्न स्थान पर, शुक्र हैं दूसरे स्थान पर, गुरु हैं चतुर्थ भाव में, केतु हैं छठे स्थान पर, चंद्रमा हैं दसम भाव में, बुध राहु हैं द्वादश स्थान पर। ये जो ग्रह योग 9 अप्रैल के बन रहे हैं, ये 9 अप्रैल के ग्रह बीजेपी के लिए बहुत अच्छे ग्रह बन रहे हैं। इसमें जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में बीजेपी की यदि हम कुंडली लेते हैं तो ये बीजेपी की कुंडली अन्य पार्टियों पर इसमें भारी पड़ती है क्योंकि बीजेपी के लिए जो समय अभी रहेगा उस समय के अनुसार चंद्रमा इनके फेवर में है और अन्य ग्रहों का योग भी इनके फेवर में बनता है। तो 3 राज्य विशेष यदि बात करते हैं, असम की, पांडिचेरी की और केरल की, तो यहाँ जो स्थिति है इसमें बीजेपी भारी रहेगी। केरल में हालांकि अभी जो सरकार है वो सरकार बहुत कुछ रूप से कमज़ोर होने वाली है और यहाँ पर जो वामपंथी सरकार है उसमें भी बहुत कुछ वो लठियों पे आ जाएगी या टेके पर वो सरकार आ जाएगी। बीजेपी को भले ही वहाँ पूर्ण बहुमत न मिले लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ होना भी बड़ी बात होती है। तो केरल में बीजेपी का अपना प्रभाव बहुत अधिक रूप से बढ़ेगा और जो सरकार अभी है उसका प्रभाव बहुत रूप से गिरेगा। तो ये यहाँ पर योग बनते हैं। तो असम और पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी एक अच्छा प्रभाव दर्शाने में सफल हो जाएगी और वर्तमान पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं 23 तारीख की और 29 तारीख की। 23 तारीख के जो ग्रह योग बनते हैं वो इस प्रकार रहेंगे। मेष लग्न है, सूर्य विराजमान है, शुक्र दूसरे स्थान पर, गुरु चंद्र हैं तृतीय भाव में, केतु हैं पंचम भाव में, राहु एकादश स्थान पर, मंगल शनि बुध हैं द्वादश स्थान पर। ये जो ग्रह योग बता रहे हैं 23 तारीख के, इन 23 तारीख के ग्रह योगों में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर दिखाई नहीं देती। लेकिन तमिलनाडु की यदि बात करें तो बीजेपी की स्थिति वहाँ पर ठीक आएगी और वर्तमान जो सरकार वहाँ पर बनी हुई है इसके दोबारा आने के चांस वहाँ नहीं है। तीसरी ही व्यवस्थाएं होंगी और उसमें भी बीजेपी अपने प्रभाव को काफ़ी हद तक बढ़ा लेगी। तो ये यहाँ पर तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तो ये ग्रह योग यहाँ 23 तारीख के बन रहे हैं। साउथ का क्षेत्र है और साउथ इस समय में बीजेपी का कमज़ोर चल रहा है लेकिन बीजेपी के जो ग्रह योग हैं वो साउथ में बढ़ते हुए भी हैं। अभी कमज़ोर से मीन्स अभी तक की बीजेपी की स्थिति वहाँ बहुत बेहतर नहीं है लेकिन बीजेपी की कुंडली बताती है कि अब बीजेपी साउथ की तरफ मजबूत होने जा रही है। तो मजबूत होने का मतलब ये नहीं वो अपने दम पे सरकार बना डाले, लेकिन मजबूत होने का ये दम है कि वो सरकार में उतनी कमज़ोर भी नहीं रहेगी जितनी अभी तक रही है। बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियाँ हैं वो बहुत अच्छे प्रदर्शन को भी करेंगी और कुछ कंडीशन अवश्य ही ऐसी रही हैं जैसे यूजीसी कानून का लागू होना। ये जो कानून है यूजीसी का ये बीजेपी पर 1.5% वोट की धज्जी उड़ा रहा है
अन्यथा बीजेपी की परिस्थिति कुछ और ही होती। इस कानून के कारण बीजेपी को जो परंपरागत वोट है, या तो वोट डालने नहीं जाएगा, या वो शांत बैठेगा और या इसके विरोध में जाएगा। तो वहाँ हम कई बार जो राजनीतिक स्थिति होती है उसमें इस बात का भी आकलन करना होता है। गृह योग तो आपके पक्ष में है, आप चुनाव भी मतलब गुंडे मवालियों को टिकट दे डालो तो स्थिति नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ कर्म का सिद्धांत भी काम करता है, आपका अहंकार भी काम करता है। राजनीति में एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उस समय में दिए गए शब्द, चाहे मोदी जी ने कितने भी काम किए हो, 370 हटा दी हो, राम मंदिर का मुद्दा सुलझा दिया हो, डिफेंस सेक्टर में देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया हो, अन्य सैटेलाइट के क्षेत्रों में बना दिया हो, वैज्ञानिक तकनीक में बना दिया हो, गरीबी रेखा से बाहर निकालने में बना दिया हो, गरीबों को करोड़ों मकान देने में बना दिया हो, हर क्षेत्र में मोदी 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 पूरी दुनिया में दिख रहा है। लेकिन जरा सा एक जो कानून बना दिया जिसमें कि जन्मजात पैदा होते ही सवर्ण अपराधी हो जाएगा, तो ये जो कानून बना हुआ है ना तो ये प्रकृति को मंजूर होता है कि किसी व्यक्ति को पैदा होते ही आप अपराधी मान लो, और ना आम जो व्यक्ति हैं उनको मंजूर होता है। और ये हम सवर्ण की बात उन सवर्ण से नहीं कर रहे हैं कि जिनकी आप बात कर रहे हो कि ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, यही सवर्ण में आते हैं। सवर्ण में वो व्यक्ति भी आ जाता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे यादव हो, चाहे एसटी में हो, चाहे एससी में हो। ये लोग यदि आगे बढ़ चुके हैं तो ये सब सवर्णों की श्रेणी में आते हैं, जिनके अंदर आत्मज्ञात हो, तत्वबोध जागृत हो चुका हो, देश के प्रति भावनाएं जागृत हो गई हो, सही गलत की पहचान करता, वो सब ब्राह्मण में आते हैं, वो सब सवर्णों में आते हैं। तो ये नहीं कि इनसे वो एक सवर्ण वोट ही खिसका है, तो वो वोट भी इनके हाथ से खिसकेगा, तो उसका भी इनको खामियाजा 1.5 से 2% वोट के रूप में करना पड़ेगा। और वो स्थिति इनके लिए बड़ी घातक रही है। बिहार तक के चुनाव तक तो ठीक था, और ये सारी चीज़ आई बातें आई हैं बिहार के बाद में, तो यहाँ थोड़ा सा एक संकेत बहुत बेहतर नहीं है। और इस एक्ट को लागू करने के पीछे मुझे विदेशी ताकतों का हाथ भी दिखता है। इसका मैं वीडियो आपको फिर बनाऊंगा कि कहीं ना कोई घालमेल जरूर है जो नकारात्मकता को दर्शाता है। तो इस बेस पे हम जो 1.5% वोट सरक रहा है उसमें कई जो वोटर्स होंगे 500 वोट से लेकर 2000 तक के, ये 2% 3% तो लोग ऐसे होंगे जो उसमें ही जीतेंगे। तो वहाँ इस यूजीसी कानून के आने से सवर्णों का बहुत बड़ा नेगेटिव वोट बैंक जाएगा, वो स्थिति को दर्शाता है। तो यदि हम बात करते हैं 23 तारीख की, तो 23 तारीख के जो गृह योग हैं उन गृह योग में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाएगी। लेकिन तमिलनाडु में साउथ की यदि हम बात करते हैं तो साउथ में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और ईस्ट की यदि हम बात करते हैं तो बंगाल का जो है उसमें यहाँ पर बीजेपी को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये गृह योग यहाँ पर दर्शाते हैं। 29 अप्रैल को जो चुनाव होना है वो बंगाल में चुनाव होना है, ईस्ट साइड में होना है। और 29 तारीख का जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष का चुनाव, यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में बढ़त बनाकर रखेगी, ऐसे यहाँ पर गृह योग बन रहे हैं। तो बीजेपी की जो कुंडली है उस कुंडली के अनुसार यदि देखा जाए तो इन सभी राज्यों की तुलना देखी जाए तो बीजेपी हर तरफ बढ़त बनाकर रखेगी, कहीं कमज़ोर होने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। ममता बनर्जी का जहाँ तक सवाल है, ममता बनर्जी इस चुनाव में बहुत बुरी तरीके से मात खाने की पोजीशन में थी, लेकिन ये यूजीसी जो कानून आया इसमें उतनी बुरी मात नहीं खा पाएंगी जितनी की उम्मीद लगाई जा रही थी। तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने और घटने की बात है। तो जितनी पहले ममता बनर्जी बहुत अच्छी पोजीशन पर आई थी उतनी बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर नहीं रहेगी। 19-20 के आंकड़े की स्थिति यहाँ पर बनती है, और जो परिस्थिति भारत की कुंडली के अनुसार बनती है तो अब भारत में बंगाल का जो क्षेत्र है जागृत होने वाला है। पहले आपने देखा बिहार, वो भी जागृत हुआ, अब बंगाल का नंबर आ रहा है, असम भी जागृत पूर्ण स्थिति में है। तो अब समय है भारत के हिसाब से बंगाल की सामर्थ्य बढ़ने का। तो मुझे लगता है जब सामर्थ्य बढ़ती है तो बीजेपी वहाँ जरूर पहुँचती है। तो भारत की कुंडली भी अब बीजेपी के सपोर्ट में है, और ऐसे गृहयोग दिख रहे हैं कि ममता बनर्जी की इस बार बहुत छोटे से अंतर से विदाई होने वाली है। ममता जी की यदि बात करते हैं तो ममता जी का भी जो राजयोग है ये जून में समाप्त होने वाला है, अब जून में दिन नहीं बचे हैं। और टीएमसी का राजयोग है तो दिसंबर में समाप्त हो चुका है। तो टीएमसी की पार्टी की स्थिति अब बहुत बेहतर नहीं रहेगी। ममता बनर्जी की स्थिति इसमें बहुत बेहतर नहीं रहने वाली है, क्योंकि उनका राजयोग जून तक है, इसलिए इतना भर बचा है। और बाकी के जो गृहयोग बनते हैं वो उसमें बीजेपी के लिए अच्छी पोजीशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो फटका लगेगा वो सिर्फ यूजीसी के कारण लगेगा, और जो वोट परसेंटेज ऊंचा नीचा होगा। ममता बनर्जी यदि 5, 25, 50 सीटों से जीती तो अंतर वही होगा 500 वोट से 2000 वोट के अंदर, जो सवर्णों ने इनको डिस्टर्ब किया होगा। तभी ममता बनर्जी यहाँ पर जीतने की स्थिति में है यूजीसी के कानून के विरोध में।
तो वो जो स्थिति आएगी, बस वही स्थिति एक ऐसी है जो ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, अन्यथा उनके पक्ष में और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मित्रों, ये था एक चुनाव का छोटा सा विश्लेषण ज्योतिष की दृष्टि से क्या 5 राज्यों में होने वाला है। और 4 तारीख की बात करें तो ये 4 तारीख का दिन भी बीजेपी के पक्ष का ही दिन है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे चर्चा होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।